हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए के स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज आपके लिए एक नया वीडियो बीए सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए जो छात्र छात्राएं हैं होम साइंस ले रखे हैं उनके लिए आज एक महत्वपूर्ण क्लास होगी जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए रहेगा आज का। और आपको हम बता दें कि इसमें आपका जो चैप्टर है यानी कि प्रश्न पत्र है वो वस्त्र विज्ञान एवं परिधान तथा पारिवारिक संसाधन प्रबंधन है। इसमें आपको एक एक क्वेश्चन करके एक एक वीडियो में आपको ज़रूर बताया जाएगा कि कितने क्वेश्चन का आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको रट लेना है और आपको पेपर देने में थोड़ा आसानी होगी। तो इस तरीके से आपको एक एक पॉइंट एक एक तरीके से आपको अच्छे से एक एक नोट्स आपको तैयार कर लेना है। तो अब बात करते हैं आपके सबसे मूल बातों को जो आपके यानी कि होम साइंस के जो छात्र छात्राएं हैं जो ले रखे हैं छात्राएं उनके लिए सबसे आज का महत्वपूर्ण वीडियो होगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन आपको इंक्लूड कर दिया गया है कि कौन से क्वेश्चन आएंगे। और ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको 100% आपके पेपर में पूछा जाता है। आइए चलते हैं आपके पेपर की तरफ। और दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। आज आपका प्रश्न ये रहा कुछ कि सिलाई मशीन व उसके विभिन्न पुर्जों का सचित्र वर्णन कीजिए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का ये आपका प्रश्न है और ये आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो ज़रूर देखिए, इसमें आपको एक एक क्वेश्चन आपको अपडेट करा दिया जाएगा जो कि आपके 2 प्रश्न पूछे जाते हैं विस्तृत उत्तरीय में। तो आपको इसमें आसानी होगा और पढ़ने में थोड़ा दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आपको मॉडल पेपर की तरह ये क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। इसमें आपको लिखना है कि सिलाई का एक महत्वपूर्ण उपकरण है सिलाई मशीन है। अगर आप कपड़े सिलते हैं या फिर वस्त्र कोई आप सिलते हैं या फिर कवर सिलते हैं, कोई भी चीज़ आप बनाने का जो प्रयोग करते हैं वो सिलाई मशीन का ही प्रयोग किया जाता है, जिसका आविष्कार फ्रांस में 1850 में हुआ। इसका आविष्कार दोस्तों कहाँ हुआ? फ्रांस में 1850 ईस्वी में हुआ। वर्तमान में बाज़ार में कई प्रकार की मशीनें मिलने लगी हैं। यह हाथ एवं पाँव से चलने वाली तथा विद्युत चालित भी होती हैं। अच्छी मशीन का चुनाव विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। मशीन कैसी भी हो, उसे चलाने का विधि का ज्ञान चलने वाले का होना आवश्यक है। अगर गधे को अगर दिया जाएगा तो वो बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। जो इसको अच्छा अगर बिना सीखे हुए व्यक्ति को अगर आप चलाने को देंगे तो अगर कोई भी चीज़ सिलने को देंगे तो उसको चलाना होगा सही तरीके से, तो बीचों बीच से ही कपड़े सिल देंगे। तो इस तरीके से उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है चलाने की। मशीन कैसी भी हो, उसे चलाने की विधि का ज्ञान सिलने वाले को होना आवश्यक है। यहाँ पे साफ तौर से आपको बता ही दिया गया है कि मशीन बहुत से कलपुर्जों से मिलकर बनी होती है, अतः मशीन चलाने वाले को उसके पुर्जों एवं चलाने का सही ज्ञान होना आवश्यक है। सबसे पहले मशीन अगर चलाते हो तो सबसे पहले आपको उसके पुर्जे का ज्ञान होना आवश्यक है। मशीन के निम्न पुर्जे हैं। कौन कौन से निम्न पुर्जे हैं आइए हम आपको बताते हैं और सचित्र चित्रों के सहित बताएंगे आपको। पहले तो आपको टेंशन नट होता क्या है ये चीज़ें मैं आपको पहले थ्योरी में बताएंगे, फिर उसके बाद में आपको चित्र में आपको दर्शाया गया है उसको भी दिखाएंगे। टेंशन डिस्क पर एक नट होता है, रेगुलेटिंग स्क्रू, जिसकी मदद से ऊपर के धागे के तनाव को कम व ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आपका आता है आइलेट का मतलब होता है कि आइलेट एक छिद्रयुक्त रचना है जिसमें ऊपर का धागा डालते हैं। फिर तीसरा आपका आता है थ्रेड टेक अप स्प्रिंग, यानी कि थ्रेड टेक अप स्प्रिंग। यह स्प्रिंग होती है जो टेंशन डिस्क के नीचे लगी होती है, यह धागे को पकड़ती है। फिर आपका आता है थ्रेड गाइड, इसमें ऊपर का धागा डाला जाता है। थ्रेड गाइड में होता है जो सबका ऊपर डाला जाता है। यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट आपको बता दिया जाता है। ये आपकी सिलाई मशीन है, इसमें आपका कौन कौन से, पहले तो टेक अप स्वीवर होता है, ये आपका प्रेशर रेगुलेटर स्क्रू यही होता है। उसके बाद फिर स्पूलन पिन होता है ये, फिर सिलाई व्हील होता है जो घूमने वाला होता है, बबिन स्पाइंडर होता है जो इसके नीचे अंदर लगा होता है, स्ट्रिप रेगुलेटर होता है जो ये आपका काम करता है, फिर हैंडल ड्राइवर होता है जिससे हम कंट्रोल करते हैं और फिर चलाते हैं। उसके बाद फिर प्रेशर फुट लिफ्टर होता है जो आप कभी कभी नीचे करते हैं और फिर ऊपर करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि धागे अपने आप में लगाने में आसानी हो जाए। फिर थ्रेड टेंशन डिवाइस, ये आपका जो ये दिख रहा है थ्रेड टेंशन डिवाइस और थ्रेड गाइड भी ये होता है।
फिर आपका स्लाइड प्लेट, जो स्लाइड प्लेट ये आपका होता है। प्रेशर फुट आपका कुछ इस तरीके से होता है जो आपको एक एक पॉइंट आपको सिलने में मदद करती है सुई। निडल प्लेट आपकी यहाँ पे होती है, उसका फिर डॉग होता है। तो इस तरीके से आपके ये मशीन का निर्माण करता है। ये आपका क्या हो गया, सिलाई मशीन। तो एक एक आपको यहाँ पे थ्रेड गाइड क्या होता है, थ्रेड टेक अप स्लीवर क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। अब आपको नेक्स्ट में बताएंगे कि सुई का मतलब क्या होता है। नीडल, सुई की सहायता से कपड़े में सिलाई का काम होता है, या सुई स्क्रू की सहायता से, जिसमें क्लैंप स्क्रू कहते हैं और लगाई जाती है। क्लैंप स्क्रू के माध्यम से लगाया जाता है या होता है। फिर आपका था प्रेशर फुट। प्रेशर फुट क्या होता है, प्रेशर फुट का ऊपर नीचे कर सकते हैं, यह कपड़े को दबाव डालने का काम करता है। जो कभी कभी करते हैं कि इसको ऊपर करते हैं तो कपड़ा को आसानी से हम लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। और फिर आपको अगर नीचे कर देंगे तो इसको आपको क्या हो जाएगा, दबा के आराम से सिल सकते हैं कपड़े को। फिर आपका आता है प्रेशर बार यानी कि नीडल बार। यह प्रेशर बार के साथ लगा रहता है, यानी कि प्रेशर बार जिससे सुई को लगा कर रखता है। क्या करता है इसको, इस सुई को लगा के रखता है। फिर स्लाइड प्लेट आता है कि नीडल प्लेट के साथ लगी एक प्लेट होती है जिसे खिसकाकर बाबिन को लगाया हुआ निकाला जा सकता है। फिर आपका आता है बैलेंस व्हील। बैलेंस व्हील्स का मतलब होता है कि यह एक पहिया होता है, जिसे आपको बता दें कि बैलेंस व्हील का मतलब होता है पहिया होता है जिसको हम नचाते हैं और वो अपना कार्य करता रहता है, यानी कि जो हैंडल मशीन को चलाने को आपको मदद करता है। फिर आपका होता है प्रेशर स्क्रू। प्रेशर स्क्रू का मतलब होता है कि वह स्क्रू प्रेशर के साथ लगा रहता है, यानी कि यह स्क्रू प्रेशर के बार के साथ लगा रहता है। अब ये आपका क्या है दोस्तों, हम आपके आगे आपको थोड़ा सचित्र वर्णन के अनुसार बताएंगे। ये आपका है टेंशन डिस्कस। क्या है, टेंशन डिस्कस। इसमें आपको क्या होता है कि ऊपरी धागों का तनाव बनाए रखने में पुर्जे की मदद से निकलती है और डिस्क के बाहर लगी स्प्रिंग और नट की मदद से यह तनाव कम या ज़्यादा करना संभव होता है। अब ये इसमें आपको स्प्रिंग होता है, इसमें आपका क्या होता है, जो धागे होते हैं पहले से ही लपेट के इसमें रखते हैं और एक एक करके नीचे से और ऊपर से ये सिलने में थोड़ा आसानी होती है। फिर आपका आता है फीड डॉग। सिलाई करते समय प्रेशर फुट की मदद से कपड़े को आगे या पीछे फेंकना इसका कार्य होता है। तो इस तरीके से ये आपका डिस्कस टेंशन जो होता है, यानी कि फीडबैक जो होता है, इस तरीके से करता है। फिर आपको ये आपका होता है टेंशन डिस्कस, जिसको ये अगर टेंशन डिस्कस की बात करें तो धागे का तनाव बना के रखता है, जिससे क्या होता है कि जो ऊपर का धागा हो कभी क्या हो, मतलब हिले डुले ना, और इस पर की टाइट की तनाव की वजह से ये ऑटोमेटिक सिलता चला जाता है। उसके बाद फिर दोस्तों आपका होता है ये फीड डॉग। फीड डॉग मैंने आपको बता ही दिया कि फीड डॉग किस तरह, लेकिन इसका चित्र किस तरीके से ये होता है फीड डॉग। ये आपका होता है निडल प्लेट। निडल प्लेट कुछ आपको जैसे आप लोग फिजिक्स पढ़े होते हैं तो नैंड गेट और एंड गेट के अनुसार होता है। उसके बाद में फिर आपका होता है शटल। ये आपका होता है शटल। अब निडल प्लेट क्या होता है ये समझ लो आप। निडल प्लेट होता क्या है, ये नीडल प्लेट होता है कि सिलाई करते समय नीडल को गाइड करने में के लिए इस प्लेट का उपयोग करते हैं। यानी कि बात करें तो जो नीडल गाइड होता है वो सिलाई करते समय इसका प्लेट का उपयोग करते हैं। फीड इनकी फीड नीडल के लिए भी इस नीडल प्लेट में खुला भाग रखा जाता है। नीडल प्लेट में बने सुराख में होकर नीडल को नीचे जाना संभव होता है तथा कपड़े को नीचे जाने से रोकने में इससे मदद मिलता है। फिर शटल क्या होता है, शटल होता है आपका कि मशीन के नीचे के हिस्से में शटल लगा होता है। शटल का कार्य बबिन यानी कि केस को घुमाना होता है। यह शटल लिंक द्वारा मेन शाफ्ट में जुड़ा होता है। उसके बाद में फिर आता है बबिन केस। बबिन केस क्या होता है, बबिन केस का मतलब है कि बबिन केस का कार्य बबिन को रखना तथा नीचे के धागे में तनाव नियंत्रित करना। बबिन केस के ऊपर लगी छोटी स्प्रिंग तथा पट्टी में लगे हुए एक स्क्रू के तनाव से इस तनाव को नियंत्रित किया जाता है और धागे का तनाव ज़्यादा करने के लिए स्क्रू को क्या कहते हैं, कसा जाता है और तथा इस तनाव कम करने के लिए स्क्रू को ढीला किया जाता है। तो ये आपका होता है बबिन। इसको क्या बोलेंगे हम, बबिन बोलेंगे, जो आपके स्क्रू को तनाव को करता है।
फिर बाबिन होता है कि सिलाई के लिए नीचे को का धागा भरने के लिए बाबिन का उपयोग करते हैं। और बाबिन में धागा भरते समय कुछ बातें याद रखना ज़रूरी है। धागा भरते समय धागे पर हल्का सा तनाव रखना और बाबिन के किनारे से धागा भरना आवश्यक है। तो ये बाबिन हो गया, बाबिन वाइंडर हो गया है। और स्टिच रेगुलेटर यानी कि पुर्जे का प्रयोग करते हैं। उसका में फिर आपका बाबिन वाइंडर है कि बाबिन में धागा भरने के लिए इस पुर्जे का प्रयोग करते हैं। मशीन की बॉडी में लगे हुए स्पूलपन को एक रबर रिंग के जरिए गति मिलता है और स्प्रिंग को दबाने से रबर रिंग बैलेंस व्हील के साथ घूमने लगता है और बाबिन में धागा भरना आरंभ हो जाता है। उसका फिर आपका स्टिच रेगुलेटर। स्टिच रेगुलेटर क्या होता है? इसमें आपका था कि टाँकों की लंबाई कम या ज़्यादा करने का कार्य स्टिच रेगुलेटर का कार्य करता है और सिलाई यंत्र के बॉडी में लगे एक लीवर की मदद से यह नियंत्रित करता है और फीड डॉग की दिशा बदलने का कार्य भी स्टिच रेगुलेटर करता है। बैक स्टिच लगाने के लिए मशीन में फीड डॉग की गति को दिशा बदलना आवश्यक है। जिस तरीके से हम लोग अगर जो स्टिच रेगुलेटर होकर अगर दबाव नहीं बनाएंगे तो वो क्या होता है कि ऑटोमेटिक वो धागा नहीं बढ़ता है। मान लो कि जैसे पतंग उड़ रही हो और पतंग को जब हम अपने रील में अगर लपेटते हैं तो जो तनाव होती है इसी कुछ इस तरीके से हम स्टिच रेगुलेटर के अनुसार इसको मापा गया है। फिर आपका था आमतौर पर 1 इंच की दूरी में मशीन यानी कि सिलाई का कम से कम 6 तथा ज़्यादा से ज़्यादा 30 टाँके लगाए जा सकते हैं। स्पूल पिन का मतलब होता है ऊपरी धागे का बंडल या रील चढ़ाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है और सिलाई यंत्र कभी कभी हाथ से भी चलाया जाता है। बैलेंस व्हील को हाथ से गति देने के लिए एक हैंडल का प्रयोग किया जाता है और बिजली की मदद से चलने वाले यंत्र को गति देने के लिए मोटर के साथ लगी हुई पुली को एक बेल्ट की मदद से बैलेंस या व्हील से जोड़ा जाता है। मोटर में लगे हुए रेगुलेटर द्वारा मशीन की गति को नियंत्रित किया जाता है। अब आपका आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, यानी कि आपको सिलाई मशीन के बारे में पहले बताया। अब इसमें आपका आता है सिलाई मशीन की देखभाल कैसे करनी चाहिए। उसके बाद में इसमें आपको कुछ इस तरीके से आपको मैंने बताया कि मशीन का निर्माण कैसे हुआ और किस तरीके से। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। इसमें आपका होगा आंसर में कि सिलाई मशीन की भली भांति देखभाल करना आवश्यक है। आप अगर मशीन खरीद लेते हो तो सबसे पहली बात होता है मशीन को खरीद लेना और चलाना ही नहीं बल्कि इसकी देखभाल भी करना आवश्यक होता है आपको। इसमें आपको होना है कि सिलाई मशीन की भली भांति देखभाल करना आवश्यक है। किसी भी उपकरण का प्रयोग करने की विधि तथा उसकी देखभाल करने की विधि की जानकारी होना आवश्यक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि अगर आप मशीन चलाते हो या कपड़े सिलते हो तो सबसे पहले इसमें आपको ये देखना होता है कि तेल किस तरीके से डालना है, मशीन हमारी सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये सारी चीज़ें पहले आपको सीखना पड़ेगा कि मशीन कैसे चलनी चाहिए तो हमारे कपड़े अच्छे से सिल जाएंगे। टाइट चलेगी तो कैसे होगा, नॉर्मल चलेगी तो किस तरीके से हमारा वहाँ से कपड़ा सिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखभाल करने के अंतर्गत आपको बताया जाता है। इसमें आपको होगा कि ताकि साधारण दोष उत्पन्न होने पर गृहिणी उसे स्वयं ठीक कर सके। मशीन में कोई भी दोष होगा तो उसकी सिलाई व बखिया ठीक नहीं होगा, उससे सिला हुआ कपड़ा भी देखने में भद्दा लगेगा और उचित देखभाल करने पर वह अधिक दिनों तक काम करती रहेंगी। सिलाई मशीन की देखभाल निम्न अनुसार करना चाहिए। नंबर 1 आपका आता है कि मशीन को सदैव ढककर सुरक्षित स्थान पर रखें, उस पर धूल व गर्दा ना पड़ने पाए। तो ये आपका पहला रूल हो गया, यानी कि मशीन को हमेशा आप क्या करेंगे, उसको ढक कर रखेंगे। आप कवर ले लीजिए, कवर से आप ढक दीजिए, उस पर धूल व गर्दा ना चढ़ने पाए। दूसरा आपका आता है कि मशीन को बरसाती हवा तथा धूप से बचा कर रखें, अन्यथा उसमें जंग लग सकता है। सबसे पहले जो यानी कि गृहिणी या जो भी मशीन चलाने वाले व्यक्ति हैं या जो भी लोग हैं, जो भी पर्सन आते हैं इस मशीन चलाने वाले, वो सभी लोग इस पे ध्यान थोड़ा देंगे कि जो मशीन की जो बरसाती हवा होती है इससे और जो तेज़ धूप होती है इसको आप लोग बचा के रखिएगा, जिससे इससे आपको बहुत जल्दी जंग लगता है। तीसरा आपका आता है कि सिलाई करने वाले के बाद उसमें यानी कि सिलाई करने के बाद
तो इस तरीके से आप लोग को करना है कि सिलाई करने के बाद उसमें तेल डालकर रखें तथा सिलाई करने से पूर्व उसे अच्छी तरीके से कपड़े से पोंछकर साफ़ करें। तभी आप लोग इस तरीके से आपको ये मशीन अच्छे से चलेगी। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जब आप अगर कपड़े सिलते हैं, कभी भी कपड़े आप सिलते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कपड़े से अच्छे से पोंछ देंगे, साफ़ कर देंगे उसको आप। उसके बाद में फिर आप इसको क्या करेंगे, इसका मतलब आप कपड़े सिल के उठेंगे तो सबसे पहले तेल डालकर ही आप लोग उठिएगा, जिससे कि आपकी मशीन सेफ्टी में रहेगी। फिर चौथा आपका आता है कि सिलाई करने के बाद मशीन को खुली ना रखें। मैंने आपको पहले इसमें बताया था कि सिलाई करने के बाद आप मशीन को खुली ना छोड़ें। फिर पांचवा आपका आता है कि मशीन में स्टैंडर्ड कंपनी का ही तेल डालना चाहिए। लोकल कंपनी का अगर आप तेल डालेंगे तो ये इसमें आपको क्या होगा कि सूख जाता है और ये इसमें आप गर्दे और धूल जम जाते हैं, तो इस तरीके से आपकी मशीन साफ़ नहीं होते हैं। फिर छठा पाया कि तेल डालते समय उसके छोटे छोटे छिद्रों में 2-2 बूंद तेल डालें और इन छिद्रों द्वारा मशीन के प्रत्येक पुर्जे से तेल पहुंच जाएगा। फिर सातवां आपका होगा कि सिलाई करने से पूर्व किसी पुराने कपड़े पर बखिया कर लें और मशीन में रुका तेल इस कपड़े में लग जाएगा और सिलने वाले के कपड़े में नहीं लगेगा। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट 8वां आता है कि तेल डालने के बाद निडिल बार को ढीला करें और सुई में से धागा निकालकर थोड़ी देर तक मशीन को खाली चलाइए। फिर 9वां आपका आता है कि वर्ष में 1 बार या 2 बार मशीन को खोलकर उसके प्रत्येक पुर्जों को मिट्टी के तेल से सफाई आवश्यक है और यदि आप स्वयं ऐसा नहीं कर सकती तो किसी मैकेनिक द्वारा अपने सामने सफाई कराएं। तो आपको इस तरीके से यानी कि सिलाई मशीन के जो आपको रणनीति से आपको इसको अच्छे से देखभाल करने हैं, तो ये आपके मेन पॉइंट है। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक करते हैं तो अच्छे से आपको क्या होगा कि सिलाई मशीन जो है वो कभी ख़राब नहीं होगी आपकी। तो मैंने आपको एक सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से बता दिया है और ये आपके प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं कि सिलाई मशीन के बारे में आप ज़रूर बताइए। कोई भी पॉइंट आपका इसमें से ऐसा नहीं कि जो आपके प्रश्न में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ना बने, तो ये ज़रूर याद कर लें दोस्तों। और दोस्तों वीडियो तो अभी लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। तो दोस्तों अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होंगे आपके साथ और इसी के साथ हमें आपसे धन्यवाद बोलेंगे और विराम देंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, और अगली वीडियो में आपको कुछ अलग क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपके प्रश्न में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिले और अच्छे से आप लोग पेपर को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर का पेपर नज़दीक है। अच्छे से तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए दोस्तों।